ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को नए साल का तोहफा देते हुए उनके हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर 2021 से आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए और हेल्पर को 50,000 रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की है। इसी के साथ मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए भी यहां पर बढ़ाने का ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें कि यहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर बड़ी घोषणा की गई है सीएम मनोहर लाल द्वारा। नए साल 2020 का आगाज होने वाला है। ऐसे में न्यू ईयर के जश्न पर आपको बता दें कि बड़ा तोहफा आंगनवाड़ी वर्कर्स को सीएम मनोहर लाल देने जा रहे हैं और बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। कई घोषणाएं उन्होंने की है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो मांग थी उसको लेकर उन्होंने उन मांगों को मानते हुए तोहफा न्यू ईयर का आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया। हेल्पर को रिटायरमेंट पर 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। 2 साल का एरियर देने की भी घोषणा की है। दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी देने की घोषणा की गई है। तो सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने वर्कर्स को तोहफा दिया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ये बड़ी घोषणाएं की हैं। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। हेल्पर को रिटायरमेंट पर मिलेंगी 50,000 रुपए की राशि। 2 साल का एरियर देने की भी घोषणा की गई है। और अगर कोई दुर्घटना किसी के साथ होती है, किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर के साथ होती है या फिर हेल्पर के साथ होती है, तो फिर 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी मदद के तौर पर। और आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की भी घोषणा यहाँ पर सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने की है। लंबे समय से आंगनवाड़ी वर्कर्स इसकी मांग कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर कई बार वो धरना दे चुके हैं, कई बार सचिवालय का घेराव कर चुके हैं, कई बार नेताओं के आवास के बाहर वो बैठकर धरना दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, अपना रोष व्यक्त कर चुके हैं। और ऐसे में अब चूंकि नया साल आने वाला है और जश्न शुरू होने वाला है, मनोहर लाल ने भी बड़ी घोषणा की है और राहत दी है आंगनवाड़ी वर्कर्स को। वहीं फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल एक्सपो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब आपको बता दें कि यहां पर 3 दिवसीय एक्सपो की शुरुआत होने जा रही है। एक्सपो के जरिए रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। साथ ही इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस मौके पर युवराज हंस निजामी, बंधु मल्होत्रा सिस्टर्स प्रस्तुति भी देंगे। जायजा लिया हर खबर के संवाददाता पूजा शर्मा ने। फरीदाबाद में एक लंबे अंतराल के बाद उद्योगों के लिए उद्योगों द्वारा एक शुरुआत की जा रही है। आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के सौजन्य से 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ प्रारूप होगा, किस तरह से उद्योग इस एग्जीबिशन से लाभान्वित होंगे? हमारे साथ प्रमोद जी यहाँ पर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। क्या कुछ सर, ये कब से कब तक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और इस एग्जीबिटर्स जो है वो किस तरह से पार्टिसिपेशन होगा, उनका क्या प्रारूप होगा? पूजा जी, ये 6, 7, 8 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। 3 दिन का ये एग्जीबिशन होगा। ये टोटल B2B होगा, मतलब केवल इंडस्ट्रीज वाले ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 250 कंपनियां जो आईएमटी में है, आईएमटी से बाहर है, एनसीआर में, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हर तरह की कंपनी, चाहे कोई पैकिंग वाली है या कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, मतलब जितने प्लास्टिक से है, रबड़ से है, जितने भी तरह की इंडस्ट्रीज हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तेज जी, किस तरह से कोरोना संक्रमण के बीच में ये एग्जीबिशन आयोजित हो रही है, तो क्या कुछ इंतजाम जो है अपने स्तर पर आप लोगों ने किए हैं? पूजा जी, जैसे कि ऑलरेडी हम 2 बार का पीछे लॉकडाउन झेल चुके हैं और उसमें कोविड से हम लोग रूबरू हो चुके हैं, इसलिए इस बार हमने बहुत अच्छे से इस एग्जीबिशन के लिए सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके तहत ही हम ये एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, जिसमें RT-PCR की सुविधा भी होगी, मास्क भी हम लोगों को देंगे, सैनिटाइज भी करेंगे, सारे प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट के फॉलो किए जाएंगे। जी सर, 3 दिन एंटरटेनमेंट इवनिंग का भी आयोजन किया गया है, तो उद्योगों के साथ साथ क्या आम आदमी भी इसका हिस्सा बन सकेंगे और क्या कुछ ये आयोजन होंगे?
मैडम पूरा हमने इंतज़ाम तो किया है, क्योंकि पूरा दिन लोग जो है एक्सपो में रहेंगे, थक भी जाएंगे, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए हमने जो है इवनिंग नाइट्स जो है रखी हैं। और ये बेसिकली है तो इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन कोई अगर आम आदमी भी आना चाहे तो दे आर वेलकम, उनके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। जी, क्या नाम है सर आपका? डीपी यादव। सर, एक उद्योगपति के तौर पर किस तरह से इस तरह के आयोजनों को आप देखते हैं, क्योंकि कोरोना में एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है इंडस्ट्री को लगा है? मैडम वो तो लगा है, लेकिन इंडस्ट्री भी क्या करेंगे, इंडस्ट्रियाँ का तो कितना लॉस हो रहा है आपको पता ही है कोरोना टाइम में। लेकिन वही है, हमारे जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की मिलेंगी उसके अनुसार हम करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो आगे। जी बिल्कुल। और रश्मि जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। रश्मि जी, 3 दिवसीय जो एंटरटेनमेंट नाइट होगी, इवनिंग होगी, उसमें क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे? मैम, तीनों दिन, एक दिन युवराज हंस, हम बॉलीवुड नाइट बोल रहे हैं उसको, एक दिन सूफी नाइट निजामी बंधु, और एक दिन सिंगिंग और थोड़ा सा ग्लैमरस बनाने के लिए मल्होत्रा सिस्टर्स को हमने बुलाया हुआ है। सारे दिन बिजनेस 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 के बाद थोड़ा अनवाइंड करने के लिए ये हमने इवेंट्स रखे हैं। एक विमेन एंटरप्रेन्योर के तौर पर किस तरह से देखते हैं कि महिला उद्यमियों को किस तरह से बढ़ावा देने का जो है आपने एक लक्ष्य रखा है, क्योंकि आप खुद एक महिला उद्यमी हैं? जब हम खुद देखते हैं कि सामने एक महिला है तो अपने आप बढ़ावा मिलता है, खुद अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब मैंने एसोसिएशन ज्वाइन की थी, ना देखा था, ना सुना था, ना कोई महिला थी हमारी एसोसिएशन में। हाँ, लेकिन आई होप कि मुझे देखकर बाकी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी सामने आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कभी कोरोना की मार तो कभी प्रदूषण के चलते जिस तरह से फरीदाबाद के उद्योग अपने अस्तित्व को लेकर काफी तनावग्रस्त थे और लगातार जो है वो सरकार से अपील कर रहे थे कि कुछ राहत दी जाए, तो एक राहत अपने लिए जरूर फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के माध्यम से सुकून कहा जा सकता है इसको, कि आने वाले समय में जो ये एग्जीबिशन 3 दिवसीय 6, 7, 8 जनवरी को आयोजित की जा रही है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। वहीं हरियाणा सरकार की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है, जिसके चलते नया वायरस ओमिक्रॉन की लहर की आशंका के साथ ही रतिया में टीकाकरण करवाने वालों की संख्या भी अब लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ये जानकारी देते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत सिंह ने बताया कि जो खुद आकर टीका लगवा रहे हैं उनके मन में बड़ा उत्साह है। जिनको कोई डर या वहम है उन्हें डॉक्टरों की टीम समझाकर घर घर जाकर टीकाकरण कर रही है, जिससे पिछले कई दिनों के मुकाबले इन दिनों टीका लगवाने के कार्य में जबरदस्त तेजी आई है। उन्होंने कहा कि इस टीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इससे खुद की भी सुरक्षा है और दूसरों की भी सुरक्षा है। इसलिए टीकाकरण के कार्य में लोगों को कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि खुशी से टीकाकरण करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के कार्य में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सजग है और 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। ये अभी जो वही उसी जो कोविड वैक्सीनेशन कर रहे थे उसी के स्तर में जो 1 जनवरी से हरियाणा सरकार द्वारा कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थानों में वहाँ पे एंट्री बैन है। इस चक्कर में लोग अब भारी तादाद में आ रहे हैं, रस हो रहा है। तो इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही लगाई जा रही है। इसमें फर्स्ट डोज भी लगा रहे हैं, सेकंड डोज भी लगा रहे हैं, जिसकी ड्यू सेकंड डोज है कोवैक्सीन के 28 दिन बाद और कोविशील्ड की 84 डेज बाद उनके सबको डोज दी जा रही है। वैक्सीन स्टॉक है। लोगों से मेरी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं, ताकि नया जो थर्ड लेयर का जो खतरा बना हुआ है उससे भी लोगों को बचाया जा सके। अब खबर जींद से है, जहां पर महिला क्लर्क को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी महिला राजस्व विभाग में रजिस्ट्री क्लर्क के पद पर तैनात थी और वहीं इसकी शिकायत हैबतपुर के दलबीर ने जींद विजिलेंस को दी, जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाकर विजिलेंस विभाग की टीम ने देर शाम रेड मारी और आरोपी क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी महिला क्लर्क का रात में ही मेडिकल कराया गया। आपको बता दें कि रिश्वत जमीन ट्रांसफर करने की एवज में मांगी गई थी, जिसकी जानकारी विजिलेंस इंस्पेक्टर बलवान सिंह ने दी है। सूचना मिली थी कि भाई जमीन का तबादला करने के लिए रजिस्ट्री क्लर्क 20,000 रुपए की डिमांड करे, जिस पर हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर और रेड की तो
रंगे हाथों 20,000 में रजिस्ट्री क्लर्क ज्योति को काबू किया। चलिए अब खबर भिवानी से है, जहां पर नए साल पर शहर के लोगों को तोहफा मिलने वाला है। अब जरूरतमंद लोगों को ब्लड और कंपोनेंट्स के लिए निजी या फिर दूसरे जिलों के अस्पतालों में यहां पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर सारी प्रक्रिया सही ढंग से चलती रही तो नए साल में सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में यहां पर कहीं ना कहीं जो आपूर्ति है वो की जाएगी। और हालांकि अभी भिवानी ब्लड बैंक को इसका लाइसेंस जारी नहीं हो पाया है, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक बार हिसार से ड्रग कंट्रोलर की सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक का निरीक्षण करने की देरी है, उसके बाद जल्द ही बैंक को लाइसेंस मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है अभी हमारे पास होल ब्लड की फैसिलिटी उपलब्ध है, परंतु जो है कंपोनेंट्स के लिए जो एरिया और जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर चाहिए होता है वो सारा कार्य जो है अलग सेपरेशन के हिसाब से जो है उसका मैप भी फाइनलाइज हो चुका है। एक बार स्टेट ड्रग कंट्रोलर की टीम का जो है यहाँ पर विजिट हो चुके हैं, उसके बाद जो कमियाँ और थी वो सारी कमियाँ भी दूर कर ली गई हैं। ट्रेनिंग पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और अभी जैसा कि हमने उनको लिख के भेजा हुआ है तो जल्द ही जल्द जो है उनकी टीम यहाँ पर आएगी और फिर से विजिट करके जैसे ही हमें लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा हम जो कंपोनेंट की सुविधा स्टार्ट कर देंगे और आम लोगों को मिल पाएगा। कंपोनेंट के अंदर जो क्या है, अभी जैसे हम किसी को होल ब्लड देते हैं तो उसमें साथ में जो है प्लाज्मा भी जो है पेशेंट के अंदर जाता है, परंतु जिसमें सिर्फ खून की कमी होगी उसे हम सिर्फ आरबीसी दे पाएंगे और जिसको प्लाज्मा की जरूरत होगी उसको प्लाज्मा दे पाएंगे। और जैसा कि डेंगू के टाइम में प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है तो हम आरडीपी भी प्रिपेयर करके उनको प्लेटलेट्स भी दे पाएंगे। वहीं पटौदी बिलासपुर रोड पर ऊंचा माजरा के ग्रामीणों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से पटौदी खंड के सबसे बड़े गांव बहोड़ा काला का पानी सड़क के रास्ते होते हुए माजरा की ओर काफी समय से आ रहा है, जिस वजह से रास्ते में पड़ने वाले पेड़ भी इस गंदे पानी में समा गए हैं और साथ ही हर वर्ष सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन की फसल को खराब कर रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सरकार से की है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर ऊंचा माजरा गांव के ग्रामीणों ने लगातार 5 घंटे रोड जाम कर रोष जताया। वहीं दावे के मुताबिक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने 2016 में 5000 की आबादी वाले इस गांव को आदर्श गांव योजना के तहत गोद लिया था, लेकिन अब हालात ये हैं कि ग्रामीणों ने हार थक कर रोड जाम करने का फैसला किया। दस 10,000 आबादी का गांव है, हमारा गांव मात्र 2,000 का है। वो बड़ा गांव है, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनका पानी नहीं झेल सकते। अपना पानी वो स्वयं झेल ले, हम क्यों झेल ले? हमारे पास छोटी छोटी खेती है और हमारी खेती को बर्बाद करते हैं। हमने सरपंच से बात किया बोड़ा के। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।